जिस दरख्त अच्छा। ने इसको पनाह दी, इसको छाँव दी, इसने उसी की जड़ें काटी। तो जनरल बाजवा ने अगर मुँह खोला तो वाक़ई इसको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। गल्फ़ कंट्रीज़ हमसे इसलिए नाराज़ थीं कि हमने तो उनकी घड़ियाँ और हीरे तक बेच दिए पकड़ के उठा के, और वो कहते थे ये कौन है भाई, तू कौन, मैं खामखा बीच में आ गया सुलह कराने वाला। तनख्वाहें ले रहे हैं, मुराद ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं। हम सारों को करप्शन उस वक़्त बुरी लगती है जब हमारा उसमें अपना हिस्सा ना हो। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब अक्सर जनरल बाजवा साहब के हवाले से बात करते रहते हैं। ये कहते रहते हैं कि उनकी हुकूमत जाने के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बाजवा साहब थे। लेकिन आज जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात लिखे हैं। उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में लिखा है कि उन्होंने कहा है कि अगर जो मैं जानता हूँ उसका अगर मैंने 5% भी बता दिया तो मुखालिफिन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुबश्शिर साहब, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्या है उनके पास खान साहब के खिलाफ जो अगर उन्होंने बता दिया तो उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी? बात यह है कि इमरान खान एक थैंकलेस आदमी है। जिसने उसको सपोर्ट किया इसने उसी हाथ को काटा। जिस दरख्त अच्छा। ने इसको पनाह दी, इसको छाँव दी, इसने उसी की जड़ें काटी। और जनरल बाजवा इज़ नो एक्सेप्शन। और जनरल बाजवा बिल्कुल सही कहते हैं, 5% तो दूर की बात है, 2% ही बता देना तो वो भी काफ़ी होगा। मैं आपको बताऊँ मसलन सबसे पहले कि किस तरह इमरान ने गलत बयानी करके उनकी एक्सटेंशन की। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जनरल बाजवा ने अच्छा। ना एक्सटेंशन मांगी, ना उन्होंने डिमांड की, बल्कि उन्होंने ज़िक्र ये किया था इमरान खान को कि मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो एक दिन वो घर वालों के साथ टीवी देख रहे थे, तो टीवी पे टिकर चल पड़ा कि जी, और फिर वो डब्बे चलना शुरू हो गए कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी गई है। और उसके बाद उन्होंने मजाक बनवा लिया, जिस तरह का कानून बना रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, फिर दोबारा से बना, फिर ये हुआ, फिर 3 दफ़ा तो नोटिफिकेशन हुआ, मेरा ख्याल है वो हर चीज़ का इन्होंने मजाक बना के रख दिया। इनकी काबिलियत तो इतनी ही थी। तो जनरल बाजवा ने अगर मुंह खोला तो वाकई इसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो सर, अभी वैसे जिस तरह की ऑडियो वीडियोस आ रही हैं कि उससे भी ज्यादा कोई ऐसी चीज होगी? अभी वीडियो कौन सी आई है माविश, मैं तो पर वेट आने कर, बातें तो हो रही है ना बस कि वीडियो बातें आने। हो रही है ना, जब आएगी। अभी मैंने हैकर की ट्वीट देखी है कि वीडियो पाइपलाइन में आने वाली है। अब जब वो देगा तो हम देखेंगे ना। अब जब तक नहीं आती तब तक हम उसका क्या प्रचार करें। सर, खान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि जो कौमी सलामती है उसको जरदारी के सियासी नाबालिग फर्जंद के रहमो करम पर छोड़ना बहुत बड़ी हिमाकत है। तो सर, वैसे आप क्या समझते हैं खान साहब की जो अपनी खारजा पॉलिसी थी वो कैसी थी? पहले वैसे जो इस लेवल पे लोग होते हैं उनका अपना भी साइकेट्रिक एवेल्यूएशन भी होनी चाहिए कि उस अक्लमंद हैं कि डफर हैं कि कुछ और है। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, उसकी तो फॉरेन पॉलिसी टोटली फेल थी। गल्फ कंट्रीज हमसे इसलिए नाराज़ थी कि हमने तो उनकी घड़ियाँ और हीरे तक बेच दिए पकड़ के उठा के। चाइना इसलिए नाराज़ था कि हमने सी पैक को वाइंड अप कर दिया। अमेरिका इसलिए नाराज़ था कि हर बारी हम उसको एक फेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ठोक रहे होते थे। और उसके बाद ईरान हमसे इसलिए नाराज़ था कि कभी हम सऊदीया के पलड़े में चले जाते थे, कभी उधर चले जाते थे, फिर हम कहते थे हम दोनों की सुलह करा देंगे, और वो कहते थे ये कौन है भाई, तू कौन, मैं खामखा बीच में आ गया सुलह कराने वाला। बल्कि यहाँ तक मुझे तो पता चला कि MBS जब आए थे मोहम्मद बिन सलमान, तो उनके साथ तो जहाज़ था ना पूरा उनके ज़ाती सामान का, जिसमें उनकी एक्सरसाइज का इक्विपमेंट भी काफ़ी था। तो बाद में वो काफ़ी इक्विपमेंट भी बनी गाला जिम में चला गया वहाँ पे उनके पास। तो जब आपकी हालतें ये हों, आप देखें ना, MBS को इतना नाराज़ उन्होंने कर दिया कि न्यूयॉर्क से वापसी पर उन्होंने प्लेन बुला लिया अपना और कहा इमरान खान इस पे नहीं जा सकता। और फिर इन्होंने लोगों को ये बताया कि जी कोई टेक्निकल गलती हो गई थी, खराबी हो गई थी जहाज़ में, तो वो डेंजर था तो इसलिए वापस चला गया। जबकि ऐसा क्या हुआ था वो नहीं पता किसी को। लेकिन सर, वैसे आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो खारजा पॉलिसी है उस हवाले से सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है कि वो मेरा डिजर्व ख्याल करते है कि बहुत इफेक्टिव पॉलिसी है। पहली बारी पाकिस्तान में किसी लीडर ने मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात की है कि इंडिया को ललकारा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है, नैरेटिव जो है, उसको बड़ी इफेक्टिवली उसने पेश किया, और उस ज़ुबान में जो उनको समझ आती है, जो बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात है। और बिलावल भुट्टो ने ना किसी को बुरा भला कहा, ना किसी को गाली दी, ना किसी की इज्जत उछाली, लेकिन उन्होंने पूरा इफेक्टिवली फैक्ट्स की और हक़ाइक़ की नरेशन की। आई थिंक इट्स हाईली कमेंडेबल।
लेकिन सर वो तो एक दफ़ा खान साहब ने भी जब यूएन में स्पीच की थी और उन्होंने कश्मीर के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था, और उस वक्त खान साहब की भी कश्मीर भी के हवाले बताई। से अपनाया था, लेकिन उन्होंने उसका फॉलो अप क्या किया था? जो पब्लिक में स्पीचेस करते रहे थे, उसमें तो ये कह रहे थे कि जी मैं नवाज शरीफ पे जाके एसी ले लूँगा, जरदारी को मैं फर्श पे सुलाऊंगा। वो तो वहाँ अमेरिका के अंदर बैठ के जो है इस किस्म की तकरीरें कर रहे थे। तो सडनली कश्मीर पॉलिसी जो है वो हवा में चली गई कहीं। नैरेटिव बिल्डिंग नहीं ना की, एक तो पॉलिसी करके सर उसके बाद भूल गए कि सर मैंने कुछ। बिलावल भुट्टो ने भी तो अभी सिर्फ स्पीच ही की है ना। महावेश, आप उसने आपको उसकी बड़ी फॉलो अप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुकी हैं। आप प्लीज़ सर ज़रा मीडिया को फॉलो तो करें। ठीक है सर, खान साहब ने नई जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से एक खामोश हिकमत अमली अपनाई हुई है, उसके बारे में वो कोई बात नहीं करे। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? देखें, अब तो इमरान खान ने, मुझे किसी ने कहा कि जी उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि नई फौजी क़यादत है, इसके खिलाफ कोई बात नहीं करे, अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात पहले भी कर सकता था ना। जो डैमेज कर रहा था पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, ये आप क्यों ख्याल आया? ये या गले पड़ता है या पैर पड़ता है। ये पता नहीं नॉर्मल इंसान की तरह हाथ क्यों नहीं मिला सकता, नॉर्मल इंसान की तरह गले क्यों नहीं मिल सकता। ये जो है ना एक मुझे लगता है अनस्टेबल आदमी है। कभी कुछ, पल में तोला पल में माशा, कभी अर्श कभी फर्श। तो समझ नहीं आती इसकी, लेकिन अब बहरहाल उसकी इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर है और देखते हैं कितनी देर उस पर अमल होता है। सर इलेक्शन कमीशन ने सियासतदानों को हिदायत जारी की है कि दिसंबर के आखिर तक अपने असासों और अपने घर वालों की तफसीलात बताएं। तो अब क्या लगता है खान साहब डैरियन वाइट की तफसीलात बताएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब उन्होंने पहले नहीं बताई तो आप कैसे बता देंगे? ये तो नहीं कह सकते ना कि बच्ची पिछले महीने पैदा हुई है, तो पिछली दफ़ा इलेक्शन में मैं उसके देना भूल गया था। तो अब वो कैसे देंगे? तो 28 साल की बच्ची है माशाल्लाह, 27 साल की। 6 मंथ्स की हो गई है। हाँ, उनकी 27 साल से ज़्यादा की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बताएंगे, बिल्कुल वो अब ये अदालत में ही बताएंगे जो बताएंगे। सर चौधरी मोअन्निस इलाही और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये दावा करें कि हमारी जो काउंटिंग है वो पूरी है, हमारे बंदे पूरे हैं और हम मार नहीं खाएंगे। आपको क्या लगता है? काउंटिंग पूरी है, बंदे पूरे नहीं है। यानी उनकी काउंट में तो बंदे हो रहे हैं, लेकिन 10-12 बंदे तो अभी भी बैरून मुल्क हैं जो उनके फ़ोन नहीं उठा रहे। और ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना है ना माविश, ये सीक्रेट बैलेट होता है, ये शो ऑफ हैंड से नहीं होता। तो इसमें अगर कोई नहीं आता या कोई उनके खिलाफ वोट डाल देता है तो उसको डिस्क्वालीफाई भी नहीं करा सकते। इनको पता नहीं कि किसने वो वोट हमारे खिलाफ डाल दिया। तो अभी इनके वो काफ़ी प्रेशर है इस बात का, तभी तो उनको ये बातें करने की ज़रूरत पड़ रही है मोनस वगैरह को। इसीलिए इतने कॉन्फिडेंट मतलब शो कर रहे हैं कि वो है हाँ, कॉन्फिडेंट। जबकि ज़रूरत नहीं है ना शो करने की, जब होगा पता चल जाएगा। सर पीटीआई का जो कौमी असम्बली के इस्तीफों के हवाले से कल इजलास होने जा रहा था वो मुलतवी हो गया है। सर क्या वजह लगती है? बार बार बुलाया जा रहा है उनको इस्तीफों के हवाले से, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। क्यों नहीं पेश हुए? इसलिए कि उन्होंने ड्रामा किया हुआ है, झूठ बोलते हैं, मुनाफिकीन है, काज़िबीन है। अवाम को कहते हैं हमने इस्तीफ़े दे दिए, वहाँ पे इस्तीफ़े अपने मंजूर नहीं करवाते, तनख्वाहें ले रहे हैं, मुराद ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं, ड्राइवर ले रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस को कब्ज़ा किया हुआ है, कॉलोनीज़ पे कब्ज़ा किया हुआ है। यानी 20 की 20 घी में और सर कढ़ाई में इनका। तो झूठ बुलवा लें आप इनसे जो मर्जी। अवाम के वोट पे वहाँ गए और अवाम के लिए एक आने की वो लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, अपनी मुराद पूरी ले रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी 2 नंबरी कितनी है। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आती है, इस मुल्क का कोई सियासतदान कहता है कि तमाम जो मसाइल हैं उसकी जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है, कोई कहता है कि अदलिया है, कोई कहता है ब्यूरोक्रेसी है। आखिर है कौन जिम्मेदार? हम सारे जिम्मेदार हैं। हम सारों को करप्शन उस वक्त बुरी लगती है जब हमारा उसमें अपना हिस्सा ना हो। हमें वो करप्शन बुरी नहीं लगती जिसमें हमारा अपना हिस्सा होता है। ये सच्ची एक बात बता रहा हूँ आपको। देखें, नीचे से दूध देने वाले को देख लें, आप गोश्त तोलने वाले को देख लें, फल देने वाले को देख लें, हम में से जिसका जहाँ पे बस चलता है ना वो हाथ फेर जाता है, वो 2 नंबरी कर जाता है। तो उसी तरह के हुक्मरान भी हमारे। तो अब अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्पेस बिल्कुल ख़त्म है तो उसकी वजह है कि हुक्मरानों की जो अपनी फैमिलीज़ हैं सारी स्पेस उनके पास है, तो वो अपने वर्कर्स को जाने नहीं देते, अपने और लीडर्स को बनने ही नहीं देते। हर एक उन्हीं के फैसलों का मरूने मिन्नत है, इसको बना दो, इसको उठा दो, इसको वो कर दो, इसको वो कर दो।
फिर जब हम एक आदमी किसी की डिक्टेटरशिप से तंग आके अपनी पार्टी छोड़ता है, दूसरी पार्टी पे जाता है, तो उसको बड़े आराम से कह देते हैं कि जनाब ये तो लोटा है। अब देखें कितनी घटिया बात है। अगर अब पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं कर रही और कोई शख्स उसको छोड़ के दूसरी पार्टी पे जा रहा है, तो फिर उसको लोटा कहना कितनी ज्यादती की बात है। हम जॉब्स नहीं चेंज करते। और दूसरी बात यह कि पार्टी बदलना अगर इतना ही गलत बात है, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नान ने भी तो बदली थी ना यार। हर चीज़ को पता नहीं हम क्यों डेरोगेटरी ले लेते हैं, सिर्फ बेइज्जत करने के लिए ले लेते हैं या गलत बयानी के लिए ले लेते हैं। सर फिर तो फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी और इस तरह के और लोग जो नहीं, वो रेलू कट्टे की या उबर टैक्सियों की बात नहीं कर रहा मैं एक दफा चेंज ओवर की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, वजीर आजम ने आज अलीम खान साहब को भी मुलाकात के लिए बुलाया है। जराए ऐसा बताते हैं मुलाकात आई थिंक अभी तक हुई नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस मुलाकात का क्या मकसद है? देखिए, पंजाब की नंबर्स गेम जो है ना, वो जेकेटी और अलीम खान पे बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, कि वो लोग कितनी इफेक्टिवली पीटीआई के अंदर इनरोड्स अभी भी जहांगीर खान तरीन साहब का रोल हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। उनके साथ बड़े उनके लाइक माइंडेड लोग हैं, 25 से 30-35 लोग तो हैं ना वो। तो अगर अलीम और वो इकट्ठे हो जाते हैं और पूरी एक्टिवली कैंपेन करते हैं, तो 40 से 50 नंबरों का फर्क पड़ सकता है ऐवान में बड़ी आराम से। अच्छा, सही। तो सर आपको लगता है कि ये जो मुलाकात जब होगी अगर शहबाज शरीफ साहब से, तो इस मुलाकात का कोई असर भी हो गया, अलीम खान साहब साथ देने पे राजी भी हो जाए? नहीं, अलीम खान तो राजी होंगे। वो ये देखना है कि वो इन रिटर्न क्या मांगते हैं, वो देने के। हाँ, उनकी क्या शराइत है। राजी होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 15वीं बरसी है। इसी दिन उन्हें ज़ाहिर है लियाकत बाग में शहीद किया गया था, और इसी मतलब ये वही जगह है जहाँ पर पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म को भी कत्ल किया गया था। लेकिन सर आज तक दोनों के कातिलों का पता नहीं चल सका। क्या समझते हैं हमारे सिस्टम में कहाँ पे कमजोरियां हैं कि ये तो ज़ाहिर हाई प्रोफाइल केसेस थे ना, इनके कातिलों का पता नहीं चला, तो एक आम जो इंसान है उसको कहाँ इंसाफ मिलेगा? माविज, जिस दिन बेनज़ीर की असैसिनेशन हुई थी ना, और जिस वक्त मैं इसी घर के अंदर मौजूद था जहाँ से मैं आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा। तो आज जब मैं दोपहर को आया था तो मैं सोच रहा था और मैं वो दिन याद कर रहा था कि उस दिन मैं दफ्तर से जल्दी आ गया था और मेरा ख्याल था कि मैं अपना आज टीवी देखूंगा। उस ज़माने में टीवी का चाम होता था। आज टीवी देखूंगा, कुछ ड्रामा देखूंगा, कुछ ये करूंगा। और अभी मैं चाय बना के बैठा था तो मुझे एक फ़ोन आया, और मुझे अपने एक रिपोर्टर का फ़ोन आया। उसने बताया कि जी मोहतरमा को तो फायरिंग हुई है, अभी ये ज़ख्मी होने का नहीं पता चला था। फिर फ़ौरन मैंने चैनल स्वैपिंग भी की, तो फिर एक जगह पे आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू चल रहा था जिसमें वो कहते कि वो बड़ी शदीद ज़ख्मी है, तो आप लोग दुआ करें। तो मुझे वो दिन पूरा याद है अभी तक, और मैं इवेंट बाय इवेंट उसको याद कर रहा था। ये खला बहुत बड़ा खला, और ये तो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और लियाकत अली खान जो हैं, इनके जो कत्ल हैं, उसमें दो मुख्तलिफ लोग हैं। लियाकत अली खान को गालिबन उनको एक बैरूनी साजिश के तहत, जिसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, उसरा मर्डर किया गया, अमेरिकन के मुतालिक जाता है, कहा जाता है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में तो एक अफगान जिम्मेदारी भी कबूल की थी बैतुल्ला मसूद ने, फैम नॉट रॉन्ग। और उस वक्त हमें यही पता चला था कि उनकी कॉल्स वगैरह भी पकड़ी गई हैं। लेकिन हमारे मुल्क में दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, उनको सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है। 9/11 के बाद दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें लॉज ऑफ एविडेंस को रीविजिट किया गया है और उनको रीफ्रेम किया गया है ताकि वो अपने दहशतगर्दों को सही सज़ा दे सकें। हमारे यहाँ लॉज ऑफ एविडेंस को रीविजिट ही नहीं किया गया आज तक। तो अब ये चल रहा है, हो रहा है। सर असद उमर साहब तो आज के दिन के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है कि अल्लाह ने खान साहब को नई जिंदगी दी है, वरना ये तारीख बाब में इसी तरह इजाफा होता रहता है। जैसे वो कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ था, जैसे लियाकत अली खान का हुआ, इसी तरह खान साहब को भी कत्ल करना चाहते थे। लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं। ड्रामा था यार महावेश। अगर कत्ल करना चाह रहा होता तो बचता है कोई इस तरह से,
कितनी गोलियां फायर हो जाएं और बंदा बच जाए, पता नहीं किस किस को गोली लग के कहाँ से गई, कोई यहाँ से नाक पे लाइन मार गई, कोई मुंह पे लाइन मार गई सर है। गोलियां तो लगी रहने दें वो। और प्लास्टर उतर गया था खान साहब का, फैसल की नाक की बेल्टोना नहीं उतरा यार, खुदा का खौफ करेगा। सर वो निशान जाने में थोड़ा टाइम लगता और है निशान के लिए प्लास्टर नहीं बांधा जाता। सर एक अफसोसनाक खबर है, मारूफ आलिम दीन तारिक जमील साहब को कनाडा में दिल का दौरा पड़ा है, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनके बेटे ने ट्वीट भी किया, इस बात की तस्दीक कर दी है। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अता फरमाए। और ये पहली बार नहीं हुआ, तारिक जमील साहब जो हैं उनको ये मैं ख्याल है तीसरी बार ये आर्जा हुआ है। पहले भी उनको डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में स्टेंट्स वगैरह पड़ चुकी हैं, एंजियोप्लास्टीज हो चुकी है उनकी। तो बहरहाल जो ये उलमा है इनका भी वर्क शेड्यूल जो है उसमें ट्रैवलिंग बहुत है, फटीग बहुत है, और डाइट भी प्रॉपर नहीं होती है, तो बड़े वो फैक्टर्स आ जाते हैं उनके लिए भी। जैसा हम कनाडा में तो आजकल ठंड भी बहुत ज्यादा है। ठंड भी है, पता नहीं कौन सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह से कि अल्लाह उनको शिफाए कामला और लंबी ज़िंदगी सेहत के साथ अता फरमाए। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह।